हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपको समझाने वाला हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट साइंस सब्जेक्ट का भाग है, जो कि मैं आज 2019 का बोर्ड का एग्ज़ाम पेपर आपको सॉल्व करवाऊँगा। और मैं अब आपको ये लगातार एक लंबी सीरीज़ करवाने वाला हूँ। 2009 से लेकर 2022 तक के सभी पेपर सॉल्व करवाए जाएंगे 10th क्लास को। अगर आप ये सभी जितने भी सॉल्व पेपर होंगे, अगर ये सभी क्वेश्चन आप याद कर लेते हैं बहुत अच्छे से, तो आप साइंस के लगभग अधिकतर क्वेश्चन सारे ही कर लेंगे। बहुत ही अच्छे नंबर आप लोग ला सकते हैं अगर आप ये पेपर का जो सॉल्यूशन मैं डाल रहा हूँ सारी वीडियो में, आप इन्हें नोट कर लें सभी बच्चे 10th क्लास के। ठीक है, उत्तराखंड और यूपी बोर्ड वाले। ठीक है बच्चों, देखो आज मैं उत्तराखंड का आपको 2019 का पेपर दिखा रहा हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है सनी, 2019 विज्ञान सिद्धांत। ठीक है, अब आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। ठीक है, पहले मैं आपको क्वेश्चन ही दिखला देता हूँ ये सभी। ये देखिए आप, एथेनॉल का रासायनिक सूत्र, मानव नेत्र के जिस भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है। पहले आप क्वेश्चन पढ़ ले, फिर मैं इसके आंसर देता हूँ आपको। ठीक है बच्चों, ये देखिए, मानव नेत्र का जिस भाग किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है विद्युत विभवांतर का SI मात्रक। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु हार्मोन्स है। ठीक है, बायोगैस का मुख्य अवयव है। इसमें देखिए, उस धातु का नाम व प्रतीक बताइए जो सामान्य ताप पर द्रवावस्था में पाई जाती है। अब आप इसमें देखिए थर्ड क्वेश्चन, जनन की मूल घटना क्या है। अवतल दर्पण के दो उपयोग लिखिए। प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं। नाभिक की ऊर्जा के रूप में उपयोग होने वाले दो तत्वों के नाम लिखिए। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र में दो उपयोग बताइए। ठीक है, कार्बन यौगिक की नामकरण की पद्धति के आधार पर निम्नलिखित यौगिकों का नामकरण कीजिए। इनके UPSC नाम लिखने हैं आपको बच्चों। अवटु ग्रंथि से स्रावित हार्मोन्स का नाम लिखिए। लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम लिखिए। आप इन्हें नोट करते रहेंगे। रक्त दाब क्या होता है। सामान्य प्रकुंचन दाब तथा शिथिलन दाब लगभग कितना होता है। अनैच्छिक क्रिया तथा प्रतिवर्ती क्रिया एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पीयर विद्युत धारा लेती है। 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए। ठीक है, अब मैं आपको दिखला देता हूँ इसका। ये 13 क्वेश्चन, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती। ओम का नियम लिखिए। मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु तथा निकट बिंदु नेत्र से कितनी दूरी पर होते हैं। फिर ये क्वेश्चन है, 2.5 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। नाभिक के विखंडन तत्व से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। क्या होता है जब ये रासायनिक इसके बच्चों, ये केमिकल रिएक्शन है। रक्त तप्त लोहे पर भाप प्रवाहित की जाती है। मैग्नीज डाइऑक्साइड को एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है। विरेंद्रक चूर्ण की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराई जाती है। या अगर आप ये नहीं कर पा रहे क्वेश्चन इसका, तो अथवा वाला कर लेंगे हम, भर्जन निस्तापन अमलगम क्या होता है। तो आज मैं आपको ये लगभग 16 क्वेश्चन तक इस वीडियो के पार्ट 1 में समझाऊंगा। फिर इसका पार्ट 2 2019 का नेक्स्ट वीडियो में आएगा, क्योंकि एक वीडियो में अगर करवाऊंगा तो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी ये वीडियो। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको अब इसके आंसर देता हूँ। क्वेश्चन तो आपने नोट कर लिए होंगे ना। इसमें से आप चाहे स्टार्टिंग में वीडियो को जूम करके रोक कर पुश करके आप ये क्वेश्चन नोट कर लें, और फिर इनके आंसर अब क्रम से मैं आपको देता हूँ। ठीक है बच्चों, देखिए पहला क्वेश्चन था हमारा, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। ये देखिए, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, कितना होता है। पीएच मान अम्ल का 7 से कम होता है हमेशा। ही देखिए, इज लेस देन 7। ठीक है बच्चों, और जो बेस होता है क्षार, उसका पीएच मान होता है 7 से अधिक। यानी कि इस इधर को लगा देते हैं हम, ये इज ग्रेटर देन, ये इस साइड कर देते हैं। ठीक है ना, अगर वो किसका पूछता, क्षार का, अगर विलयन का पीएच मान पूछता। ठीक है, और उदासीन का तुम्हें पता ही है 7 ही होता है। ठीक, तो इस प्रकार से हम पीएच मान निकाल दें। पीएच मान का एक क्वेश्चन जरूर ऑब्जेक्टिव टाइप हो या शॉर्ट में जरूर पूछा जाएगा।
सेकंड क्वेश्चन, एथेनॉल का रासायनिक सूत्र होता है, ये आप जानते हैं, C2H5OH। इसे हम इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं, इसका सामान्य नाम है इथाइल अल्कोहल। शराब बोलते हैं इसे हम, अल्कोहल जो पीने में उपयोग किया करते हैं लोग, वो भी यही होता है। ठीक है बच्चों, उसका ही IUPAC नाम क्या है हमारे, एथेनॉल। देखिए कार्बन की संख्या कितनी है इसमें, 2। 2 के लिए हम गिनती में क्या लेते हैं, इसमें केमिस्ट्री में 2 के लिए क्या लेते हैं हम, एथ, क्या लेते हैं, एथ। और जो OH है इसका सफिक्स क्या होता है, OH का ऑल होता है, तो एथ प्लस ऑल क्या बन जाता है, एथेनॉल। क्या बनता है, एथेनॉल। तीसरा क्वेश्चन है, मानव नेत्र के जिस भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है, क्या है बच्चों उसका आंसर, दृष्टिपटल। बहुविकल्पी तीसरा क्वेश्चन है, दृष्टिपटल। इसे हम क्या बोलते हैं, रेटिना। क्या बोलते हैं, रेटिना भी बोलते हैं इस बच्चों। कुछ क्वेश्चन में आपको रेटिना भी देखने को मिलेगा, अगर दृष्टिपटल नहीं लिखा हुआ होगा तो वहाँ से क्या होगा, रेटिना। तो उसका आंसर क्या देंगे फिर हम, रेटिना देंगे। ठीक है ना, यानी कि नेत्र पर जो सबसे पहले प्रतिबिंब बनता है, यानी कि हम जब किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारे आंखों में जो चित्र बनता है जिससे हम कहते हैं कि ये वस्तु ये है, तो वो समझ लो क्या हमारा दृष्टिपटल या रेटिना पर उसका प्रतिबिंब बना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए इसका आप, विद्युत विभवांतर का ऐसे मात्रक लिखिए, क्या होता है, वोल्ट। विभवांतर का मात्रक क्या होता है बच्चों, वोल्ट होता है। अब ये कहते हैं आप SI क्या है इसमें, SI होता है इंटरनेशनल सिस्टम। SI से मतलब ये है कि अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम मतलब अंतर्राष्ट्रीय मानक है, यानी कि पूरी दुनिया में यही मान्य होगा। अगर हम अमेरिका में भी जाकर पूछ लेंगे कि विभवांतर का मात्रक क्या होता है, तो वहाँ से भी क्या चलेगा, वोल्ट। समझ में आ गई ना, जो पूरी दुनिया में मानना जा उस सिस्टम को हम कहते हैं SI सिस्टम। ठीक है ना, इसके बाद क्वेश्चन आता है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु हार्मोन्स है। अब इसमें आपको 3 ऑप्शन और दिए गए हैं, सुन लो। एक तो इसमें दे दिया गया है आपको ऑक्सीन, साइटोसिन, ठीक है ना, जिब्रेलिन, और चौथा क्या दे दिया, थायरॉक्सिन। तो वो जो 3 इसके ऑप्शन थे, वो तीनों ऑप्शन क्या थे में, पौधों के हार्मोन्स थे। किसके थे, पेड़ पौधों के हार्मोन्स थे बच्चों। तो चौथा ऑप्शन क्या बचा हमारा, थायरॉक्सिन, क्योंकि थायरॉक्सिन निकलता थायराइड ग्रंथि से, आपको पता ही होगा इस चीज़ का। तो थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि से निकलता है, और थायराइड ग्रंथि हमारे गले में के पास पाई जाती है मनुष्य में। ठीक है ना, तो मनुष्य का हार्मोन्स यही है, यानी कि जंतु हार्मोन्स हमारा थायरॉक्सिन था उसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, बायोगैस का मुख्य अवयव है। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए थे, उनमें से हमारा आंसर क्या है, मेथेन गैस। बायोगैस में कौन सी गैस होती है, मेथेन। ठीक है ना, बायोगैस को बोलते हैं हम गोबर गैस ही बोलते हैं। ठीक है, जो गोबर से बनाते हैं हम, उसके अंदर सबसे ज़्यादा गैस कौन सी होती है हमारी, मेथेन होती है, तो और भी मात्रा होती है उसमें। ठीक है ना, अब क्वेश्चन ये तो थे बहुविकल्पीय क्वेश्चन, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2, उस धातु का नाम व प्रतीक लिखिए जो सामान्य ताप पर द्रवस्था में पाई जाती है। ये क्वेश्चन जनरली हर साल ही रिपीट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता ही है। धातु वैसे तो ठोस होती है, लेकिन ये धातु ऐसी है मरकरी, ये किस रूप में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है कमरे के ताप पर, यानी कि सामान्य ताप पर किस रूप में पाई जाती है, द्रव, लिक्विड। ठीक है, सूत्र क्या होता है इसका, Hg, और नाम क्या है इसका, मरकरी या पारा, पारा बोलते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, जनन की मूल घटना क्या है। प्रकृति में संतति को बनाए रखना जनन की मूल घटना होती है। भाई जनन कर किस लिए रहा जंतु या जीव, अपनी प्रजाति की पहचान बनाए रखने के लिए। अगर संतान उत्पन्न नहीं करेगा तो एक पीढ़ी के बाद वो प्रजाति क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, तो लुप्त हो जाएगी। तो जनन का मुख्य उद्देश्य क्या है, अपनी प्रजाति को जीवित रखना, उसकी पहचान बनाए रखना। ठीक है ना, इसके बाद आता है अवतल दर्पण के 2 उपयोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 4, नंबर 1, रेलगाड़ी के इंजनों, मोटर कारों, स्टीमरों तथा सर्च लाइटों के लैंपों को अवतल दर्पण के फोकस पर रखकर समांतर किरण पुंज प्राप्त किया जाता है, जो कि बहुत दूर तक वस्तुओं को प्रकाशित करता है। वस्तुओं को प्रकाशित करता है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, वस्तुओं को प्रकाशित करता है। ठीक है बच्चों, यानी कि जो गाड़ियों की हेडलाइट होती है सामने फोकस बनाता है, दूर तक का दिखाता है हम, इसलिए हेडलाइट वगैरह मोटर गाड़ियों की क्या बनाई जाती हैं, अवतल दर्पण की बनाई जाती हैं। सेकंड पॉइंट है इसमें 2 पूछे थे ना,
सेकंड पॉइंट, अवतल दर्पण का उपयोग करके डॉक्टर आँख कान गले आदि का निरीक्षण करते हैं। आपने अगर कभी नाक कान गले के डॉक्टर को आप दिखाने के लिए गए हों तो वो माथे पे एक मशीन लगाकर आपके गले में झांकने की कोशिश करता है प्रकाश डालकर, तो वो भी उसके माथे पे कौन सा दर्पण लगा होता हो, अवतल दर्पण होता है। ठीक है बच्चों, तो आप का ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या हमारा, प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं। देखिए प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी बोलते हैं हम इसे, अल्टरनेटिव करंट। प्रत्यावर्ती धारा वह विद्युत धारा है जिसका परिमाण एवं दिशा आवर्त रूप से बदलती रहती है। प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी कहलाती है। एक हमारी होती है डीसी धारा, डायरेक्ट करंट। ठीक है, वो क्या है, वो एक समान रूप से चलती है सतत, उसकी जो पीक आती है वो एक समान रूप से आती है डायरेक्ट। लेकिन प्रत्यावर्ती धारा जो है वो क्या है, बदलती रहती है, ऐसे चलती है। मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको, प्रत्यावर्ती धारा ये इस प्रकार से चलती है। ठीक है बच्चों, ये ऐसा समझ गए ना बात को। तो ये क्या है, आवर्त अपना और दिशा क्या बदलती करती है, बदलती रहती है। कौन सी है, प्रत्यावर्ती धारा। तो आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, नाभिकीय ऊर्जा के रूप में उपयोग होने वाले 2 तत्वों के नाम लिखिए। कौन कौन से तत्व हैं, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238। इन तत्वों का उपयोग हम क्या करते हैं, जो हम नाभिकीय विखंडन से हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, इससे भी हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं ना। जो नाभिकीय रिएक्टर लगे हुए हमारे बहुत से राज्यों में हैं, इंडिया में भी, तो इनसे हम एनर्जी कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र व 2 उपयोग बताइए। बेकिंग सोडा कह लो या खाने का सोडा कह लो, ठीक है, तो इसका रासायनिक सूत्र व 2 उपयोग बताने हम। बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है बच्चों, NaHCO3। अब NaHCO3 का रासायनिक नाम भी सुन लो, सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, अब इसके लिखे हुए हैं ये हैं इसके उपयोग। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले इसका उपयोग क्या होता है, पेट में अम्लीयता हो जाने पर दवाई के रूप में। अब देखो अगर पेट में अगर अम्लीयता मतलब एसिडिटी अगर बन रही हो, तो एसिडिटी का मतलब क्या है, पीएच मान घट रहा पेट का। तो पीएच मान अगर घट रहा तो उसमें हमें कैसा पदार्थ लेना चाहिए, उसमें हमें क्षारीय पदार्थ लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए, क्षारीय, क्योंकि जो बेकिंग पाउडर है कैसा पदार्थ है, क्षारीय पदार्थ। पीएच मान इसका 10 हो, तो जब पीएच मान पेट का घट रहा, हमने ले लिया उसमें क्षारीय पदार्थ, तो उस पीएच मान को बढ़ाकर नॉर्मल कर देगा, उदासीन कर देगा। तो जो व्यक्ति की, जिस व्यक्ति के पेट में अम्लता हो रही है, एसिडिटी हो रही, उसकी एसिडिटी कम हो जाएगी, वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, नंबर 2, बेकरी उत्पाद जैसे ब्रेड केक आदि को स्पंजी बनाने के लिए। आप केक बनवाने के लिए जहाँ या ब्रेड बन रहे या अन्य चीज़ बन रही, तो आप देखते होंगे वो थोड़ी मुलायम सी रहा, फुलफुली सी रहा थोड़ी सी, तो वो किसकी वजह से रहा है, बेकिंग सोडा की वजह से रहा। और बेकिंग सोडा की वजह से क्यों रहा, क्योंकि ये जब इसके अंदर हम मिलाते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे वो बाहर निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर से, तो वो वहाँ से छोटे छोटे छिद्र कर देती है, और जो हमारा बेकरी का पदार्थ जो हम बनाना चाह रहे वो हमारा स्पंजी और मुलायम रहता है थोड़ा सा। ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में है IUPAC नाम। IUPAC नाम मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें कि IUPAC नाम कैसे बनते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये मैं डायरेक्ट ही दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारा ये है। यहाँ देखिए कार्बन की संख्या देखो, सबसे पहले पहचान करो क्या ग्रुप लगा हुआ है यहाँ से, OH। OH का मतलब एल्कोहल ग्रुप है, और एल्कोहल का जो सफिक्स होता है, सफिक्स होता है क्या होता है, ऑल। क्या होता है, ऑल होता है भाई। ठीक है, अब इसमें कार्बन की संख्या देखो, कार्बन कितने, 1 और 1 2, 2 के लिए एथ, क्या एथ, और इसका सफिक्स क्या, ऑल, वो कार्बन की संख्या के साथ जोड़ दो तो इसका नाम बन जाएगा एथेनॉल। क्या बन जाएगा, एथेनॉल। ठीक है, दूसरा यौगिक हमारा क्या है, ये देखिए ये हमारा ये इतना ग्रुप बन रहा है, ये जो ग्रुप बन रहा है हमारा, ये बन रहा है एल्डिहाइड ग्रुप। क्या है, एल्डिहाइड, यानी कि CHO। अगर हम इसे सिंपल लिखो तो ऐसे लिख सकते हैं CH3CHO। ठीक है, CH3CHO। तो CHO ग्रुप का जो सफिक्स होता है वो होता है अल। क्या होता है, अल। कार्बन 1 और 1 2, 2 के लिए एथ, और साथ में इसका सफिक्स क्या है, अल। क्या बनेगा, एथेनल। क्या बन जाएगा,
एथेनल। ठीक है बच्चों, यहाँ एथेनॉल, यहाँ क्या है एथेनल। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक में एकदम आप नाम को गड़बड़ कर सकते हो, ठीक है ना। एथेनॉल, इसमें ऑल की आवाज़ आनी चाहिए और इसमें अल की आवाज़ आनी चाहिए, एथेनल। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 8 था। अब मैं नेक्स्ट करवाता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, अवटु ग्रंथि से स्त्रावित हार्मोन्स का नाम बताइए। अवटु ग्रंथि का दूसरा नाम होता है थायराइड ग्रंथि। क्या होता है, थायराइड ग्रंथि बच्चों। और थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन्स निकलता है, थायरोक्सिन हार्मोन्स। ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन्स निकलता है। अब इसका 9वें लेसन का एक है पार्ट, लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम बताइए। कौन सा एंजाइम होता है हमारी लार में, जब हमारे मुंह में अच्छे भोजन को देखकर पानी सा बनता है, आप देखते हैं, उसको बोलते हैं हम लार। लार के क्वेश्चन अलग से समझाए जाएंगे आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है लार का भी। तो लार में कौन सा एंजाइम होता है, टाइलिन। क्या एंजाइम होता है, टाइलिन। एक दूसरा एंजाइम भी होता है एमाइलेज। ठीक है, तो कोई सा भी आप एक याद कर लो, टाइलिन या एमाइलेज। तो क्वेश्चन नंबर आपका 9 हो गए। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ये रक्तदाब क्या है। रक्तदाब क्या है, देखिए हृदय रक्त को धमनियों में पंप करके धमनियों में रक्त प्रवाह को विनियमित करता है। भाई हमारे हृदय से रक्त जो धमनियों में होगा बह रहा, तो उसका प्रेशर जो चलता है, हमारा रक्त उस प्रेशर से बहता है, वो हमारा क्या कहलाता है, रक्तदाब। या जो रक्त प्रेशर डालता हार्ट पर हमारे, ठीक है, इस प्रकार लगने वाले दबाव को ही रक्तदाब कहते हैं। या हम कह सकते हैं बीपी। बीपी ब्लड प्रेशर। देखो ब्लड प्रेशर यानी रक्त का दबाव, किस दबाव के साथ बह रहा। और ये आप देखते होंगे जो सामान्य रक्तदाब होता है हमारा, क्या होता है, अधिकतम कितना होता है 120, और उसमें मिनिमम क्या होता है 80। इसका क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन इसका ये था, देखो सामान्य प्रकुंचन दाब तथा अनुशीतलन दाब लगभग कितना होता है। सामान्य प्रकुंचन तथा अनुशीतलन, तो क्या आंसर देंगे आप इसका 120/80। ये बहुत क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है, ये 2019 में आया हुआ है, 2017-18 के लगभग भी आया हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप, क्या है क्वेश्चन नंबर 11, ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, अनैच्छिक क्रियाएं तथा प्रतिवर्ती क्रियाएं एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं। देखिए इसका आंसर समझिए आप, यहाँ पर रखता हूँ। अनैच्छिक क्रिया, इनका नियंत्रण मध्य तथा पश्च मस्तिष्क द्वारा होता है। मस्तिष्क के हमारे 3 भाग हों, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। ठीक है, तो जो अनैच्छिक क्रिया हैं, अनैच्छिक क्रिया का मतलब क्या होता है, जिन पर हमारा नियंत्रण ना हो, जिन पर हमारा नियंत्रण ना हो, तो क्या होता है हमारा अनैच्छिक क्रिया। ठीक है भाई, तो इन क्रियाओं पर तंत्र का दोहरा नियंत्रण होता है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या है, रक्तदाब कह सकते हैं, श्वसन क्या बोल सकते हैं हम, श्वसन बोल सकते हैं, पाचन, ये सभी कैसी क्रिया अनैच्छिक। भाई आप श्वास ले रहे हैं, या आपका जो भोजन खाया उसका पाचन शुरू होगा, या आपका रक्तदाब ब्लड बह रहा है, ये सभी कैसी क्रियाएं हैं हमारी अनैच्छिक क्रियाओं के एग्जाम्पल है। क्योंकि इन्हें हम चाह कर भी रोक नहीं सकते, हमारी इच्छा का कोई नियंत्रण इन पर नहीं है, इन्हें क्या कहते हैं हम अनैच्छिक क्रिया। दूसरी क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया। ये देखिए इनका नियंत्रण मेरु रज्जु द्वारा होता है। जो हमारा पश्च मस्तिष्क होता है उससे जुड़ा हुआ भाग है मेरु रज्जु। क्रियाओं के संपन्न होने पर इनकी सूचना मस्तिष्क को प्रेरित कर दी जाती है। इनकी सूचना डायरेक्ट मस्तिष्क को नहीं जाती, पहले क्रिया हो जाती है, किस पर जाती है सूचना, मेरु रज्जु, फिर बाद में मस्तिष्क पर भेज दी जाती है। जैसा गर्म वस्तु पर हाथ पड़ने पर हाथ का हटना, ठीक है, पलक झपकना, या स्वादिष्ट भोजन को देखकर मुंह में लार का आना, या फिर तेज प्रकाश पड़ने पर पुतली का सिकुड़ जाना तथा प्रकाश की मात्रा कम होने पर पुतली का फैल जाना। ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, प्रतिवर्ती क्रिया के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार 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 रिपीट होता है। ठीक है बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब
मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये न्यूमेरिकल था फिजिक्स का। 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री प्रेस को बोलते हैं हम, 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है। 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए। सबसे पहले इसका फॉर्मूला याद करेंगे आप। ऊष्मा यानी कि हीट इजकल टू I²R T। अब इसमें मान छांटो। सबसे पहले देखो, ये तो फॉर्मूला हो गया। 20 ओम प्रतिरोध किसका मात्रक होता? प्रतिरोध का मात्रक क्या होता? ओम। तो आर का मान क्या दे दिया? 20 ओम कि कोई वस्तु विद्युत स्त्री 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है। विद्युत धारा क्या होती है हमारी? आई का मान कितना दे दिया? 5 एम्पियर। 30 सेकंड में उत्पन्न विद्युत ऊष्मा की गणना कीजिए। सेकंड का मतलब टाइम कितना दे दिया? 30 सेकंड। अब फॉर्मूला हमारा क्या है? H=I²R T। देखिए, आई का मान क्या हमारा? 5 गुणा 5 स्क्वायर कर देंगे हम इसका, क्योंकि स्क्वायर है सूत्र में, गुणा आर का मान क्या? 20। ये देखिए, टी का मान क्या हमारा? 30। ये देखिए, तो स्क्वायर तो 5 पंजे कितना हो जाएगा? 25 गुणा 20 गुणा 30। इसे सारे कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा हमारा? 15,000 जूल। ठीक है बच्चों, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, बार। इसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर 13। 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती? 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को परस्पर काटती हैं, तो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की 2 रेखाएं की 2 दिशाएं होंगी, जो कि संभव नहीं है। ठीक है बच्चों, इसके बाद आता हमारा ओम का नियम। इस नियम के अनुसार किसी चालक में बहने वाली धारा चालक के सिरों के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। ये देखिए, विभवांतर भी अनुक्रमानुपाती किसके? विद्युत धारा के। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा तो क्या आ जाए हमारा? कोई भी स्थिरांक आ जाता है। जैसे आर आ गया, V=IR। आर को इधर ले आओगे तो क्या रहा? V/I बचेगा। ये हमारा क्या कहलाता है? ओम का नियम। V=IR पढ़ा होगा आपने। IR क्या कहलाता है? ओम का नियम। इस पर हमारा न्यूमेरिकल्स आते हैं। विद्युत धारा निकाल सकते हैं, प्रतिरोध निकाल सकते हैं इससे हम, और विभवांतर भी निकाल सकते हैं। ठीक है भाई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखो आप लोग। मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूरबिंदु तथा निकट बिंदु नेत्र से कितनी दूरी पर होते हैं? दूरबिंदु कहाँ बना? दूरबिंदु अनंत पर, और निकट बिंदु कहाँ बनता है? 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। यह आंसर आपको पता ही होगा, दूरबिंदु और निकट बिंदु का। दूरबिंदु कहाँ होता है? अनंत पर, और निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। ये इसमें आंसर दे दिया गया। ठीक है, इसका 14 का ख्याल देखिए। 2.5 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो लेंस की क्षमता निकालने का जो फॉर्मूला हमारा वो क्या है? P=1/f। P=1/f। ठीक है ना। देखो, फोकस दूरी ज्ञात करनी और लेंस की क्षमता दी हुई, यानी कि P हमारा क्या होता है? लेंस की क्षमता, F हमारा क्या होता है? फोकस दूरी। तो इसमें हम सूत्र में रख देते हैं, P के स्थान पर क्या रख दें हमने? 2.5 = 1/f। फोकस दूरी मीटर में ली जाती है। इसके बटे क्या मान लिया हमने? 1 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो F बराबर क्या आ जाएगा हमारा? F बराबर क्या आ जाएगा? 1/2.5 आ जाएगा। पॉइंट हटाओगे तो ऊपर क्या आ जाएगा? बढ़ जाएगी 0। तो 10/25 इसे हम डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा? F=0.4। तो क्वेश्चन नंबर 14 था हमारा। ठीक है बच्चों, इसके बाद मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 15। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। नाभि के विखंडन से आप क्या समझते हैं? उदाहरण दीजिए। इसमें 2 क्वेश्चन होते हैं, नाभि के विखंडन और नाभि के संलयन। 2019 में केवल नाभि के विखंडन पूछा गया। ठीक है, तो नाभि के विखंडन की आप डेफिनेशन देखिए। जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो यह लगभग 2 बराबर भागों में टूट जाता है और साथ ही बहुत अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। इस प्रकार भारी नाभिकों के टूटने की प्रक्रिया को नाभिक विखंडन कहते हैं। परमाणु बम एवं नाभिक रिएक्टर का आधार नाभिक विखंडन ही है। यानी कि जहाँ परमाणु बम बन रहे हैं आपके नाभिक रिएक्टर में,
वहाँ से यही क्रिया हो रही है, ठीक है। यानी कि एक बड़ा नाभिक छोटे छोटे नाभिकों में टूटता रहता है और एनर्जी रिलीज होती है। देखो यह है यूरेनियम 235 प्लस 0N1 दिख रहा है आपको, यह है न्यूट्रॉन। क्या है? न्यूट्रॉन। हमने इस पर यूरेनियम पर न्यूट्रॉन डाले, न्यूट्रॉन इस पर फेंके जाते हैं, न्यूट्रॉन की बमबारी कराई जाती है। तो यूरेनियम पहले क्या में टूटेगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, ये बना होगा यूरेनियम 236। फिर अंदर अंदर रिएक्शन चलती रहेगी, फिर ये यूरेनियम टूट जाएगा दो भागों में, बेरियम और क्रिप्टॉन। बेरियम और क्रिप्टॉन में टूट जाता है, ठीक है भाई, दो भागों में टूट गया। प्लस 30N1, 3 न्यूट्रॉन रिलीज होंगे, प्लस क्या निकलेगी, काफ़ी मात्रा में क्या निकलेगी यहाँ, ऊर्जा। इस ऊर्जा का ही हम उपयोग करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के निर्माण में। और यही जब हमारा कहीं विस्फोट करते हैं, परमाणु बम कहीं अगर कोई देश किसी पर डाल देता है, तो जो जनता मरती है या जीव जंतु जो मरते हैं वो इस एनर्जी कारण ही मरते हैं, जो विकिरण निकलती है और ये एनर्जी आदमी को जला देती है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपको बताता हूँ 16। क्वेश्चन नंबर 16 था हमारा, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 ये था, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। तो ये केवल क्या होता है जब मैं रिएक्शन पूछी गई हैं। पहली रिएक्शन क्या, रक्त तप्त लोहे पर भाप प्रवाहित की जाती है। देखिए ये लोहा हमारा क्या प्रवाहित कर रहे हैं हम, भाप। भाप का मतलब जल ही है हमारा, क्या है, जल। भाई जल का रूप ही तो भाप है, यानी कि H2, जल का सूत्र क्या है H2। तो लोहे पर अगर रिएक्शन कराओगे तो क्या बनता है हमारा, Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है बच्चों। दूसरी रिएक्शन थी इसमें, मैग्नीज डाइऑक्साइड की अभिक्रिया एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ कराई जाती है। यह हम MnO2 क्या हमारा, मैग्नीज डाइऑक्साइड, इसे लिख लेंगे आप, मैं बोल रहा हूँ मैग्नीज डाइऑक्साइड किससे रिएक्शन कर रहा है, एल्यूमिनियम से। तो क्या बनेगा हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड और साथ में मैग्नीज निकल जाता है टूट कर, ठीक है, इसे आप नोट कर लो। तीसरा इसमें पॉइंट था, विरंजक चूर्ण की अभिक्रिया हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराई जाती है। तो विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करते हैं तो हमारा क्या बनता है, कैल्शियम क्लोराइड, और साथ में बनता है हाइपोक्लोरस अम्ल। क्या बनता है, हाइपोक्लोरस अम्ल। ये हाइपोक्लोरस अम्ल फिर टूट जाता है HCl और नवजात ऑक्सीजन में। ये क्या हमारा, नवजात ऑक्सीजन, ठीक है, नवजात ऑक्सीजन। ये क्वेश्चन नंबर 16 है। अगर 16 का ये भाग रिएक्शन वाला आपसे नहीं हो रहा या आपको थोड़ा टिपिकल लग रहा तो इसका दूसरा भाग भी दे रखा था अथवा में। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का अथवा भाग मैंने लिख दिया है। तो इसमें 3 डेफिनेशन और पूछी थी उसने, भर्जन, निस्तापन और एक अमलगम था। तो भर्जन ये हमारा धातु ऑक्साइडों का अपचयन धातु सल्फाइडों तथा धातु कार्बोनेटों की अपेक्षा अधिक सुगम होता है। अतः अपचयन से पूर्व धातु सल्फाइड तथा कार्बोनेटों को वायु के आधिक्य में प्रचंड रूप से गर्म करके धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं। इस प्रक्रम को भर्जन कहते हैं। देखो ये क्या है, धातु का सल्फाइड जिंक सल्फाइड का वायु से रिएक्शन करा रहे हम, तो क्या हम बदल गए जिंक ऑक्साइड में। यहाँ देखो धातु ऑक्साइडों का अपचयन धातु सल्फाइडों तथा धातु कार्बोनेटों की अपेक्षा अधिक सुगम होता है। अतः अपचयन से पूर्व धातु सल्फाइड तक या फिर क्या ले सकते हैं धातु कार्बोनेट को वायु के साथ प्रचंड रूप से गर्म करते हैं। सल्फाइड ले लो या फिर आप ले सकते हैं धातु कार्बोनेट का, उसका क्या करते हैं हम ऑक्सीकरण करते हैं वायु में, तो क्या बदल जाता हो उसका ऑक्साइड में। ऐसे ही निस्तापन है हमारा, कार्बोनेट अयस्कों को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं। इस प्रक्रम को निस्तापन कहते हैं। इसमें हम वायु नहीं लेते, वायु की अनुपस्थिति में कराते हैं। धातु का कार्बोनेट ले लिया, क्या में बदल जाएगा धातु के ऑक्साइड में, यानी कि जिंक ऑक्साइड, और साथ में क्या रिलीज होगी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चों आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो, अभी मैंने इसमें 16 क्वेश्चन करवाए हैं, तो आप इसमें लाइक करें और कमेंट करें। और जो भी आपको इसमें प्रॉब्लम दिखाई दी है, आपको अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप उसे कमेंट में लिख दो, उसका समाधान करा जाएगा। और आप इसे अधिकतम देखा और शेयर करो। तो इसका नेक्स्ट पार्ट में जल्द ही आपको 2019 के पेपर का जो बाकी भाग बच रहा है, इसमें लगभग इसमें आपके 12-14 क्वेश्चन बच रहे हैं, मैं भी जल्द ही रिलीज़ कर दे जाएंगे, इसकी वीडियो बढ़ा दी जाएगी। ठीक है बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।